अस्सलाम वालेकुम। कहानी अब में आप सबकी आमद का बेहद शुक्रिया। एक खूबसूरत सा कंप्लीट नावल आप सबके लिए, जिसका नाम है एक लम्हा आगही का। राइटर रुखसाना निगार अदनान। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। फिर चलते हैं कहानी की तरफ। मेज़बान, आपकी तालीम कितनी है? जी मैंने MBA कर रखा है। मेज़बान, फिर तो आपको बीवी भी आला तालीम याफ्ता चाहिए होगी। जी कम अज़ कम ग्रेजुएट तो हो। आप बैरून मुल्क कब गए थे? तकरीबन 3 साल पहले। आप देखने में जितने हैंडसम, गुड लुकिंग है, ज़ाहिर है बीवी भी आप खूबसूरत ही चाहेंगे। जी मेरे साथ चलते हुए ज़रा सूट करे। इसने पेशानी पर चमकता पसीना साफ़ किया। खातून मेज़बान, आप चूँकि अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हैं, होने वाली बीवी की फ़ैमिली से मुताल्लिक़ आपका क्या आइडिया है? जी आपने अच्छा सवाल किया। ये भी मेरी शर्त कह लें कि मेरी होने वाली बीवी अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हो, वरना एक आध बहन भाई भी हो तो चलें ठीक है। क्यों भाई, आप क्या ससुराली रिश्तेदारों से घबराते हैं या इन्हें खौफनाक समझते हैं? जी ऐसी कोई बात नहीं, हमारे फैमिली मेम्बर्स सिर्फ 3 हैं, इसीलिए ज़्यादा लोगों में मैं ईज़ी फील नहीं करता। खातून मेज़बान, आप तो बैरून मुल्क जॉब करते हैं, इंग्लैंड में, जैसा कि आपने बताया। मल्टीनेशनल कंपनी में आप अकाउंटेंट हैं। क्या आप अपनी मिसेस को साथ ले जाएंगे? जी ज़ाहिर है, सिर्फ वो अरसा जो इसके पेपर्स बनने में लगेगा वो इसे यहाँ मेरे पेरेंट्स के साथ गुजारना होगा। आपका पाकिस्तान में भी बहुत खूबसूरत घर है नाजरीन, अभी आपने भी देखा होगा। हमने जो इनके घर की वीडियो दिखाई थी, बहुत ज़बरदस्त रिहाइश है, फिर आपने बैरून मुल्क जाने को तरजीह क्यों दी? पहली बात तो ये, मुझे जॉब इधर मिली, दूसरे मैं मज़ीद आला तालीम हासिल करना चाहता था। खातून मेज़बान, कुछ अपनी आदात मशागिल के बारे में बताएं। आदात तो मेरी बहुत सुलझी हुई हैं। अच्छे एटिकेट्स का मुजाहिरा करना मुझे ख़ुद भी पसंद है और दूसरों से भी इसकी डिमांड करता हूँ। गुस्सा मुझे बहुत कम आता है, अभी आ भी जाए तो जल्दी उतर भी जाता है। गालम गलोच से मुझे शदीद नफ़रत है। सादा खाना जैसे दाल चावल सब्ज़ियाँ वगैरह मुझे बहुत पसंद है। पैसे वगैरह का मुझे बिल्कुल लालच नहीं। अब यही देख लें, मैं चाहता तो इधर आराम से अपने वालिद के साथ सेट हो सकता था, मगर मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना अच्छा लगता है, यानी बहुत खुददार हूँ मैं। इसने कहते हुए अपने चेहरे पर फैलता पसीना साफ़ किया। खातून मेज़बान, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है अगर आपका प्रपोज़ल मिडिल क्लास से आए और वो आपकी पसंद के मुताबिक हो तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? नहीं, ये बात नहीं। रिश्ता मैं अपने बराबर या अपने से बढ़कर क्लास में करना पसंद करूँगा। लाइफ पार्टनर में अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, ये मेरा ज़ाती ख्याल है। खातून मेज़बान, अच्छा ये बताइए, आपकी जहेज़ वगैरह की कोई ख़ास डिमांड है? जी जहेज़ तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। जो कुछ भी वो लोग दें अपनी बेटी को नकद की सूरत में दें, ताकि रकम बाहर जाकर हम दोनों के काम आ सकें। इसे भी आप मेरी शर्त कह लें। हमारे घर में वैसे तो अल्लाह का दिया सब कुछ है। कहते हो इसने अपने माथे दोनों कनपटियों से बहती पसीने की लकीरें पहले से भीगे हुए टिश्यू में जज्ब करने की कोशिश की। आपको पसीना बहुत आ रहा है। खातून में इस बात को ज़्यादा शौक हो रही थी। आपका एसी काम नहीं कर रहा शायद। एसी तो ठीक काम कर रहा है, देखें कोई भी यूँ नहीं निचड़ रहा जैसे आप बहे जा रहे हैं। खैर आपकी कोई और शर्त है? जी नहीं, और कोई ख़ास नहीं, इसने रुखाई से कहा। खातून मेज़बान, ज़ात बिरादरी की कोई कैद? नहीं जी, बस हम मसलक हो। खातून मेज़बान, तो आइए कंप्यूटर की तरफ चलते हैं। जी आपकी डिमांड के मुताबिक 40 प्रपोज़ल्स मौजूद हैं जो आपसे रब्ता करेंगे। आप भी चाहें तो इनसे रब्ता कर सकते हैं। जी नाजरीन, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं उवैस रज़ा का ID कार्ड नंबर, प्लीज़ आप इसे नोट कर लें, क्योंकि ये हम दोबारा नहीं दिखा पाएंगे। मेरा ख़्याल है अब अगले की तरफ चलते हैं। इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। उवैस भाई, आपको कितना पसीना आ रहा था? टीवी का वॉल्यूम ज़ीरो पर करते हुए नादिया बोली। तुम जाकर देखती ना, उनके इतने सख्त ऊट पटांग सवालों के जवाब तो देखता, सारी की सारी नहाई हुई होती। ए अल्लाह ना करे इसे भी ऐसे किसी प्रोग्राम में जाना पड़े। अम्मा फ़ौरन दहल कर बोली, अम्मा ये बेइतबारी का पसीना नहीं था, दिल के चोर और झूठ का पानी था, जिसमें अहले गैरत अक्सर डूब मरने को तैयार रहते हैं। काशिफ तंज से बोला। तुम अपनी बकवास बंद करो। उवैस गुर्राया। वाह, सारा आइडिया मेरा, और अब मैं ही अपनी बकवास बंद कर दूं? अम्मा आपा को ताकीद कर दी थी ना, कहीं उनके ससुराल वाले ये प्रोग्राम ना देख लें। उवैस को एक और ख्याल आया। अरे मियाँ, कर दी थी, 10 बार कर दी थी। सुबह फिर फ़ोन कर दिया था कि बीबी ये प्रोग्राम सुबह के वक्त आता है, केबल की लीड पीछे से उतार दे। इसका ससुराल तो एक ढिंडोरची है, सारे ज़माने में दुहाई डाल देगा।
कि यकायक शाजिया भाभी का भाई इकलौता कैसे हो गया और इनके अम्मा अब्बा मम्मी डैडी क्यों कर हो गए, वो भी रातों रात। ऐसे कमाल तो बेचारा अलादीन के चिराग का जिन भी ना दिखा सके। नादिया आंखें मटकाते हुए बोली। तो फिर बोली, बस करो। उवैस बहुत बेचैन था। अम्मा टीवी वाले कोई कच्चे काम थोड़ी करते हैं। उन्होंने इंग्लैंड फ़ोन करके उवैस की कंपनी में भी पता करवाया था कि आया इस नाम का बंदा इधर काम भी करता है या नहीं। वो तो शुक्र है हम दोनों के नाम, शहर का नाम, हत्ता कि वल्दियत के नाम भी एक जैसे हैं। हाँ, अगर वो इसे मिल लेते, देख लेते, फिर शायद गड़बड़ हो जाती। वो बेचारा मैंगोरा अपने ननियाल और पूरी फैमिली के साथ छुट्टियां गुजारने गया है, जहाँ केबल तो क्या टीवी के बूस्टर भी काम नहीं करते, बताते हुए जैसे खुद को भी तसल्ली दे रहा था। एक सच 10 सुख, एक झूठ 100 दुख। फैसल अंदर दाखिल होते बुड़बुड़ाया। एक और आ गए सच के पुत्र, मुंह में बुड़बुड़ाया। अरे बच्चे कब राब्ता करेंगे ये कमबख्त लड़की वाले, इसका भी किराया मालूम है ना। मुझे तो हफ्ता भर से नींद ही नहीं आई। खुदा न खास्ता रिश्ता मिलने में ज़रा देर हो गई तो पहली जो जमा था बेच बाज तेरे झूठ को सच बनाने घर से निकल पड़े हैं। अम्मा बेसब्री से बोली, अम्मा अब अगर कुछ कर ही लिया है तो आप लोग कम अज़ कम अपनी ज़ुबानें तो बंद करें। दीवारों के भी कान होते हैं, कोई फ़ोन आए, कोई गेट पर आए, सिर्फ मुलाजिम देखेगा, वही फ़ोन सुनेगा। तुम 4 दिन कान खोल कर सुन लो। फ़ोन रिसीव नहीं करना इतने दिन। अगर कोई आ भी जाए पूछे तो कह देंगे हम दोनों तो अवैस रज़ा की कज़न्स नहीं बल्कि नौकरानियाँ है ना। नादिया जल्दी से बोली, अरे क्यों अगलों को और मशकूक करना है। वो कहेंगे इतनी खूबसूरत जवान नौकरानियाँ, लड़का तो अच्छा किरदार का गाजी लगता है। काशिफ झट से बोला, देखा मान गए ना, हम दोनों कितनी हसीन हैं। सईदा अपनी पौनी झलाते हुए बोली, मलका हुस्न के मुकाबले में हिस्सा लेने की तैयारी करो तुम दोनों, शाबाश। उवैस जल कर बोला, पहले हमारे भैया तो इंग्लैंड यात्रा कराएं, फिर हमारी बारी आएगी। तुम लोग अपनी फजूल बक बक बंद करो। अब मेरा दम घुटा जा रहा है। इतनी बड़ी कोठी है, फर्श इतना चिकना है, अभी जा गिरेंगे। मैं तो हफ्ता भर से ठीक से चली भी नहीं। कालीनों वाले कमरों में ही जाती हूँ। किचन इतना बड़ा, साफ़ सुथरा, इतना खूबसूरत कि खाना पकाने को जी ही नहीं करता। और क्या अम्मा, अभी टीवी में नहीं देखा कितना खूबसूरत घर लग रहा था। लॉन तो इतना बड़ा है जितना हमारा। नादिया बोल रही थी, अरे खूबसूरती को गोली मारो। मुझे तो जो 3 घंटे हुए हिंदुओं के लिबास, इस मनहूस साड़ी, नंगी कमर के साथ इतनी रोशनियों में गैर आदमी के साथ बैठना पड़ा। अभी तक मुझे शर्म आ रही है। औलाद की खातिर आदमी क्या क्या पाप कमा जाता है। अब मुझे बताइए ये ड्रामा और कितने दिन का है। अम्मा हद करती हैं आप भी। अभी से सब बेजार हैं। कुछ पाने के लिए कुर्बानी तो देना ही पड़ती है ना। अच्छा रिश्ता मिल गया तो फिर शादी का मरहला भी होगा और मुझे लग रहा है आप लोगों की बेसब्री भांडा फोड़ कर रहेगी। उवैस सुलग कर बोला, भांडा कैसे फूटेगा, आप तो अकलौते हैं, हम सब कज़न्स और नौकर। फैसल पानी का गिलास लिए दोबारा अंदर दाखिल हुआ। तुम्हारी नौकरी का क्या बना, अम्मा बेसब्री से बोली। मैं तो पूछना ही भूल गई। मिल गई जो मुझे इतनी जल्दी मिल जाएगी। इसे भाई को आज तो इंटरव्यू देकर आया हूँ। देखें, सोफ़े पर टांगे फैला कर बैठ गया। अम्मा बड़ी नरम सोफ़े हैं, किराया इतना ही गर्म है, बेफिक्र हैं। सादिया अपना सर खुजाते हुए बोली, तेरे सर की जुएँ इधर आकर भी नहीं मरी। काशिफ ने इसके सर पर ज़ोर से हाथ मारा। अम्मा वो ज़ोर से चीखी, हाथ टूटे तुम्हारे काशिफ, बड़ा बेगैरत है तू, बहन को मारता है कमीने। अम्मा इन सबको कहीं यहाँ से दफ़ा हो जाएं। वो ज़ोर से चिल्लाया, कहाँ जाएं। फैसल ने मुंह खोलकर जमाई ली, जहन्नुम में। यार इतनी गर्मी में ज़रा 2-4 दिन एसी की ठंडी हवाएं तो लेने दो, सर्दियों में चले जाएंगे। बिरादरान यूसुफ का तो सलूक ना करो हमारे साथ। ये ठंडी ठंडी हवा, हाँ, अब इसके बाद जो भी बीतेगी बस लगेगा शानदार। पुल पर से गुजरने का टोल टैक्स दे रहे हैं। मैं तो गया वहीं सोफ़े पर जूतों समेत दराज हो गया। अरे उवैस, बिल भी हम देंगे। अम्मा बोली, नहीं हमारे फरिश्ते देंगे। कुड़कर बोला, खैर से अब्बा जी, कौन से बेडरूम में आराम फरमा रहे हैं। अरे आराम फरमाना तो हमारे लिए तो शानदार महल कांटों की सेज है। मांगे के कपड़ों में बदन जल रहा है, चैन कहाँ। अब्बा जी बाहर ही से बोलते हुए अंदर दाखिल हुए। लो बताएं आप लोग मैं क्या करता। 4 सालों से तो एड़ियाँ रगड़ रहा हूँ अच्छी मुलाजमत के लिए। मैं कौन सा इस नाजायज़ काम करने जा रहा हूँ। शादी तो कर रहा हूँ ज़रा इससे झूठ बोल कर। कुछ अच्छे दिन हम भी देख लेंगे। मैं अकेला तो ऐश नहीं करूँगा। जो सब मुझे सुबह शाम जूते भिगो भिगो कर मार रहे हैं वो भी फट पड़ा। नाराज़ क्यों होता है, अब तेरे झूठ में मुंह काला तो कर रहे हैं। तो कहता है तो सी भी लेते हैं। मेरी दोनों बहनें, तेरी माँ की बहन और भाई, दोनों ही अपनी बच्चियों के लिए आस लगाए बैठे थे। क्या कमी थी उनकी बच्चियों में, नेक शरीफ पढ़ी लिखी, सबसे बढ़कर अपनी। तुझे जहेज़ में लाखों करोड़ों नहीं। बस अब्बा,
इस फजूल मौजू पर बहुत बात हो चुकी है, मज़ीद नहीं। 1 हफ़्ता और इंतज़ार कर लें, कुछ ना हो सका तो आप जो लोग कहेंगे वही करूँगा। और आपके अपने मुझ जैसे बेरोज़गार को अपनी बेटियां देने पर राज़ी हैं या आप दोनों की खाम ख्याली है? चाहे तो आज शाम जाकर उनको चेक कर लें। इनकार की जूती उन्होंने उठा कर न मारी तो आकर मुझे थोक दीजिएगा। फूं फां करता कमरे से निकल गया। कहता तो सच है। अम्मा भर कर बोली, पर इस महल का किराया अगर 1 माह का और पड़ गया तो वैस के अब्बा हम तो खुद भी बिक जाएंगे और कितना इंतज़ार करें। अम्मा की दुहाई पर अब्बा शाने उचका कर रह गए और ये इंतज़ार अगले रोज़ ही तमाम हो गया, जब शाम को सुबहानी साहब का फ़ोन आया कि वो अपनी इकलौती बेटी नीना सुबहानी का रिश्ता उवैस से करना चाहते हैं। और उन्होंने अगले रोज़ दोनों में उवैस को अपने घर दावत का पैगाम भी दे डाला। सारे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अम्मा मैं भी चलूँगी, कह दीजिएगा मेरी भांजी है। सादिया ठनक कर बोली, आराम से घर में बैठो। बाहर पोर्च में ड्राइवर गाड़ी का दरवाज़ा खोले उनकी आमद का मुंतज़िर खड़ा था। अब्बा जी पहले ही स्लेटी कलर का सफारी सूट पहने बैठे थे। शक्ल पर अलबत्ता अच्छी खासी मजलूमियत बरस रही थी। ओए वैस पुत्र, ज़्यादा देर नहीं उधर बैठना, ये पैंट तो मुझे पेट से बड़ी तांग है। कमीने फिरोज़ धोबी ने पता नहीं किस सोखे मरियल की पैंट दे दी, मुझसे तो बैठना मुहाल हो रहा है। वहाँ खाऊंगा क्या खाक, सांस ज़ोर से बाहर निकालते कराहे। अब्बा प्लीज़, आपने ज़्यादा नहीं बोलना। उवैस ने उनकी कराह नज़रअंदाज करते हुए 50वीं बार टोका। अब्बा जी की शुरू की आदत थी, हर जुमले के इख्तिताम पर एक आध गाली ज़रूर हाँकते थे। उनकी इस आदत से सभी आजिज़ थे। उवैस में भी बाप की जरासीम आ गए थे। चलें साहब जी, ड्राइवर आगे बढ़कर कुछ बेजार लहजे में बोला। हाँ चलो, काफ़ी देर हो गई। उवैस ने सीधा होते हुए घड़ी पर नज़र डाली। सुहेल कमीने ने 1000 मिन्नतों के बाद ये रोलेक्स दी थी। सपने यूं भी सच होंगे, ख्वाब ऐसी भी रूप धारते हैं। इसे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। गेट से पोर्च तक लंबी सड़क थी, दोनों तरफ सरसब्ज खूबसूरत लॉन। बावर्दी मुलाजिम इन्हें आलीशान ड्राइंग रूम में पहुंचा कर गया था, जहां सुबहानी साहब और उनकी बेगम इनके इस्तकबाल के लिए पहले से मौजूद थे। ड्राइंग रूम था कि पूरा शादी हाल इंतहाई कीमती खूबसूरत फानूस लटक रहे थे। फर्नीचर सारा बेहद कीमती और खूबसूरत। उवैस को बेख्तियार अपनी किस्मत पर रश्क आया। दबी सुर्ख कालीन में कदम अंदर को धंसे जा रहे थे। बैठें प्लीज़, बेगम सुबहानी ने अम्मा से गले मिलने के बाद इंतहाई मतानत से कहा था। तो उवैस रज़ा आपके अकलौते बेटे हैं। चंद इब्तदाई बातों के बाद सुबहानी साहब ने नाजुक मौजू की तरफ आ ही गए थे। जी, जिस तरह आपकी बेटी माशाल्लाह अकलौती है, आपने ही बताया था ना, अम्मा बेहद एतमाद से बोली। इसी वक्त 2 मुलाजिम आगे पीछे चाय के सामान से लदी फंदी 2 ट्रालियाँ लिए अंदर दाखिल हुए। गुफ्तगू कुछ देर के लिए मुलतवी हो गई थी। बच्ची को तो बुलवाइए बहन। चाय और खाने की अशिया मेज़ पर सजते हुए देख कर माँ ने उवैस के दिल की बात की। जी जी, क्यों नहीं, आ रही है वो भी। अभी बेगम सुबहानी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि नीना सुबहानी अंदर दाखिल हुई। कैमल कलर के नेट के जदीद तराश खराश के खूबसूरत और स्टाइलिश सूट में मलबूस शर्माई लजाई अंदर आकर धीरे से सलाम करते हुए बेगम सुबहानी के पास बैठ गई। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है आपकी। बेटा इधर मेरे पास आकर बैठो। अम्मा में तो खासी काबिलियत है हाई सोसाइटी में मूव करने की। उवैस ने बेख्तियार दिल में अम्मा के एतमाद को सराहा था। वो उठकर आहिस्तगी से अम्मा के पास आकर बैठ गई थी। उवैस इसे ही देख रहा था जब इसने नज़रें उठाकर इसकी तरफ देखा। दोनों के दिल एक ताल में धड़के थे। इंग्लैंड में कितने अरसे से उवैस मियाँ? सुबहानी साहब ने इसकी महवियत को तोड़ा। जी, तकरीबन 3 साल से। क्या मुस्तकिल वहीं रहने का इरादा है? जी अभी तो है, देखें आगे क्या होता है। नीना ने कहाँ तक तालीम हासिल की है? ग्रेजुएशन। इसकी महीन आवाज़ हलक से निकली थी। कहती थी मामा आगे पढ़ना है। मैंने कहा बस भाई, बहुत पढ़ लिया। शादी के बाद मिसिस को भी साथ ले जाने का इरादा है क्या? सुबहानी साहब फिर बोले। जी इंशाल्लाह, जितना अर्जा पेपर्स वगैरह तैयार होने में लगेगा बस वही। आप बेटा जाते हुए प्लीज़ अपना इंग्लैंड वाला एड्रेस देते जाइएगा, मेरा भांजा वहीं होता है। आपका तारुफ करवा दूंगा तो कभी कभार आपसे मिलने आ जाया करेगा। परदेश में तो जो भी हम वतन मिल जाए अपना ही लगता है। सुबहानी साहब ने बड़ी चालाकी से बात को दूसरा रंग दिया था। उवैस की पेशानी पर हल्की सी नमी नमूदार हुई। फिर उनके बेहद इनकार के बावजूद सुबहानी साहब ने इन्हें डिनर के बगैर जाने नहीं दिया। खाने के दौरान दोनों फैमिलीज़ में अच्छी खासी बेतकल्लुफ़ी पैदा हो गई थी। बातों के दौरान पता चला कि सुबहानी साहब को भी शादी की बेहद जल्दी है और ये तो इनके हक़ में भी अच्छा था। सुबहानी साहब को फैमिली के साथ अगली शाम घर आने की दावत देकर वो तीनों खुश खुश वापस लौटे थे। फिर बाकी के मराहिल पलक झपकते में तय होते चले गए। सिर्फ 15 दिन बाद की तारीख रख दी गई।
अंकल मेरी छुट्टी कम रहेगी, इसलिए जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। उवैस ने सुबहानी साहब से मौदबाना गुजारिश की। ठीक है बेटा, हमने कौन सी तैयारी करना है, बर्तन कपड़े इकट्ठे करना है, सुबहानी साहब ने सादा से लहजे में जवाब दिया। तो उवैस का रंग ही उड़ गया, गोया कुछ भी नहीं, जाहिर है जो कुछ देना है कैश की शक्ल में ही होगा, इसके लिए किसी तैयारी की क्या ज़रूरत। हमारी तरफ से तो कोई देर नहीं। बेगम सुबहानी ने शायद उवैस की उतरी सूरत से अंदाज़ा लगा लिया था, तभी कहा कि जो कुछ भी देना है कैश की शक्ल में ही होगा, इसके लिए किसी तैयारी की क्या ज़रूरत है। निकाह मेरा ख्याल है पहले ना कर दिया जाए, ताकि मैं कागजात बनवाने के लिए अप्लाई कर दूं। इसके दिमाग में एक और आइडिया आया था, इसे डर था कहीं ऐन शादी वाले दिन कुछ ख़ानदानी हादसा जल कुकड़े बिना बनाया खेल ना बिगाड़ दें। इसने तो आजकल शाजिया आपा को भी इधर आने से साफ मना कर रखा था। ठीक है, जैसे आप लोग कहें। वो लोग तो गोया तैयार बैठे थे। फिर निकाह शादी से एक हफ़्ते पहले ही कर दिया गया। आंटी, चूँकि निकाह भी हो चुका है तो अगर आप माइंड ना करें तो मैं उससे फ़ोन पर बात कर लिया करूं। बेगम सुबहानी की आंखें एक पल को सुखड़ी थीं, दूसरे पल उनका चेहरा मीठी मुस्कान से सज गया। क्यों नहीं बेटा, अब वो खैर से तुम्हारी मनकोहा है। फिर भी ज़रा तुम्हें मालूम तो है, रिश्तेदार वगैरह हमारे भी मेहमान कल से आना शुरू कर रहे हैं, कराची, इस्लामाबाद। वैसे भी नैना पर हमने कोई पाबंदी नहीं लगाई, आप दोनों बाशऊर और समझदार हो। बेगम सुबहानी ने इजाज़त के साथ कुछ पाबंदी का इशारा भी दे डाला। भाई मैं तो आजकल की नमोदो नुमाइश जिसमें जहेज़, शादी के लंबे चौड़े फंक्शंस होते हैं, इनके सख्त खिलाफ हूँ। अब्बा जी के मुंह से गाली निकलते निकलते रह गई। अच्छा खासा खर्चा उठ जाता है इन फजूल खर्चियों में। उन्होंने अम्मा की घूरती नज़रों और उवैस की नफ़ी में सर हिलाने का मतलब समझते हुए अगली तमाम गुफ्तगू के दौरान परहेज़ी खामोशी इख्तियार किए रखी। ये गड़बड़ उनके साथ शुरू से लगी थी। ख़ानदान भर में उनकी गालियों का तकिया कलाम मशहूर था। वो क्या करते, लड़कपन से बुरी सोहबत, लड़कों के साथ रह रह कर ये गालियाँ ऐसी मुंह पर चढ़ी थी कि कोशिश के बावजूद इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते थे। जी आपने दुरुस्त फरमाया, मैं खुद इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ। मेरा वक्त और पैसे का ज़ियाँ। इसीलिए तो हमने सोचा है मेहंदी माइयों का फंक्शन अपने अपने घर में कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। खामखा लोगों को खिलाओ पिलाओ फिर भी कोई खुश नहीं होगा। अम्मा मोहब्बत से बोली, सबसे ज़्यादा ख़तरा तो इन्हें मेहंदी के फंक्शन में ही था। एक तो इनकी इतनी आलीशान रिहाइश देखकर सब ने मुंह में उंगलियां दबा क्या बल्कि चबा लेनी थी। दूसरे 100 सवाल और 100 जवाब के हज़ार अफसाने सब तरफ नशर होने थे। जो बारात से पहले भांडा फूट गया तो जैसे आप लोगों की खुशी। बेगम सुबहानी ने आहिस्तगी से कहा, वरना इनके दिल में तो ख्वाहिश थी कि इनकी बेटी की मेहंदी ससुराल से आए। भाई 100 सज्जन 100 दुश्मन, ठीक कहती हैं बहन, अल्लाह नज़र बद से बचाए। हमारी ताल्लुकदारी को दुनिया से किसी का अच्छा होना कहाँ बर्दाश्त होता है। बस बारात और वलीमे का फंक्शन सही है। शादी की तारीख तो तय हो ही चुकी थी। अब तो दरमियान के 7 दिन थे, बहुत थोड़े से मगर खासे महंगे कार्ड छपवाए गए थे। रिश्तेदारों को थोड़ों को इनवाइट किया गया था। बाकी के दिन खैरियत से गुजर जाएं। तैयारियों में मसरूफ़ धड़कते दिलों के साथ दुआ मांगते रहते। आपने पहचाना मुझे? मेहंदी से 2 रोज़ पहले इसने हिम्मत कर ही ली थी। जी नहीं, बहुत महीन सी आवाज़ थी इसकी, शर्माई शर्माई सी। मैं उवैस रज़ा, याद आया? पूरे इत्माद से बोला। जी। आप जी के अलावा भी कुछ बोलती हैं? जी। वो कुछ बौखला कर बोली। फिर जी। वो चिढ़ कर बोला, अच्छा मैं उवैस कोई सवाल करता हूँ आपसे, जिसका जवाब जी ना हो। खुद ही बोला, मैं आपको कैसा लगा? सोच कर बोला जी। वो हवन्नकपन से बोली। फिर जी। वो चीखा। प्लीज़ आहिस्ता बोलिए, डर कर बोली। शुक्र है आपने जी के अलावा तो कुछ फरमाया। आप मुझे बहुत अच्छी लगी है। मेरा आइडियल शरीक सफ़र के बारे में ऐसा ही था, पढ़ी लिखी, पूरे एतमाद, डिसेंट। छिछोरी लड़कियां तो मुझे सख्त नापसंद है। आपका आइडियल कैसा था? मैं कुछ समझी नहीं। वो आहिस्तगी से बोली, क्या मैं आपको अपने आइडियल जैसा लगाऊं? जी। मैंने कभी आइडियल जैसी फजूलियात पाली ही नहीं। गुड, मुझे हकीकत पसंद लोग अच्छे लगते हैं। कुछ देर को खामोशी छा गई। वो अब सोच रहा था कि मज़ीद क्या बात करे। आप भी तो कोई बात करें ना। वो इसकी मुसलसल चुप पर बोला, क्या बात करूं? वो इसकी सादगी पर जल ही गया। क्यों? क्या आपको मेरे मुतालिक कुछ भी जानने का शौक़ नहीं? सब कुछ तो आप मामा पापा से कह चुके हैं और सब मेरे इल्म में है। क्या बात है आपके नॉलेज की? आपके ख़्याल में क्या मैंने आपके पापा से ये भी फरमाया होगा कि मुझे आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना बहुत अच्छा लगेगा? इसके हाथों में हाथ डालकर समंदर किनारे लहरों के साथ दौड़ना बहुत पसंद होगा। बस बस प्लीज़ बस करें ना। वो शर्म से सुर्ख हो गई। ओके, अब अपनी पसंद नापसंद के बारे में बताइए, वरना मैं दोबारा शुरू हो जाऊंगा। क्या बताऊं? आप मुझे अच्छे लगे। मुहज़्ज़ब और शाइस्ता लोग मुझे बहुत पसंद है। गालम गलोच से मुझे सख्त नफ़रत है और झूठ से भी सख्त नफ़रत है।
اویس کے کان کھڑے ہو گئے۔ آپ کی طرح مجھے بھی لانگ ڈرائیو پر جانا بہت پسند ہے۔ اور کیا اکیلے اکیلے؟ وہ شرارت سے بولا۔ نہیں، وہ شرما کر بولی۔ ویسے نینا، جس کلاس سے آپ بلانگ کرتی ہیں ایسی لڑکیاں تو بہت بولڈ اور الٹرا ماڈرن ہوتی ہیں، جبکہ آپ تو بالکل سادہ۔ اور کیا سب لڑکیاں ہر کلاس کی ایک جیسی ہوتی ہیں؟ نہیں، تو پھر میں اپنی کلاس کی لڑکیوں سے مختلف ہوں، اور یہ میری خوش قسمتی ہے، مجھے ایسی لڑکی کی تلاش تھی۔ تم شادی والے دن کیا لباس پہنو گی؟ پہلے سے بتا دوں، آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ ویسے نینا، شادی کے صرف 1 ہفتے بعد تو مجھے واپس چلے جانا ہے، اور تمہیں میرے پاس آنے میں کم از کم 3-4 ماہ کا عرصہ لگے گا۔ جی، تم رہ لو گی میرے بغیر؟ پتہ نہیں، اس نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ وہاں بھی زندگی یہاں کی طرح بہت مشکل ہے، اگرچہ میری سیلری اچھی ہے، مگر اس کے باوجود ایک اچھی لائف مینٹین رکھنا بہت کٹھن ہے۔ اسی لیے تو میں نے شادی میں کیش کی خواہش کی ہے۔ یہ کیش وہاں جا کر ہم دونوں کے کام آئے گا۔ میں جاب کے ساتھ کوئی چھوٹا موٹا بزنس بھی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اسے تفصیل بتاتے ہوئے کیش کی اہمیت سے آگاہ کر رہا تھا۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ اور بھائی بس کرو، بل بھی ہم نہیں دے کر جانا ہے، یہ نہ وہ جاتے وقت ہم میں سے ایک عدد کو بطور ضمانت رکھ لے۔ تم نے تو اپنی بیوی کے ساتھ فرار ہو جانا ہے۔ کاشف پیچھے سے آ کر چلایا۔ اس کا سارا موڈ غارت ہو گیا۔ کون ہے آپ کے پاس؟ نینا نے پوچھا۔ میرا ایک خاص دشمن۔ اوکے، پھر بات کریں گے۔ اس نے اسے گھورتے فون رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد بات کرنے کی نوبت شادی والے دن سے پہلے آ ہی نہیں سکی۔ مہندی کا فنکشن خیر سے نپٹ گیا۔ رشتہ داروں نے کافی کوشش کی اویس کے ہونے والے سسرال کے بارے میں سنگن لینے کی، مگر اماں نے بھی اپنے معدے کو کمال ہاضمے کا ٹانک پر پلا رکھا تھا۔ سگی بیٹی کے آگے بھی نہ کھلی۔ شازیہ آپا کا موڈ اچھا خاصا خراب ہو چکا تھا۔ لو بتاؤ، ہم بھی بھلا دشمن ہو گئے بھائی کے؟ ہم سے بھی 100 پردے رکھ رہے ہیں۔ اچھا بھلا گھر چھوڑ کر کرائے پر اٹھائے، وہ بھی اتنا مہنگا۔ کون لوگ ہیں؟ لڑکی کیسی ہے؟ جو بات بھی اماں سے پوچھو ایک چپ۔ اب بھلا میں کیا پاگل ہوں جو غیروں کی طرح بھائی کی شادی میں شرکت کروں گی؟ بس میں جا رہی ہوں۔ میرے سسرال میں میری کیا خاک اڑائی ہے سب نے۔ سوال پوچھ پوچھ کر انہوں نے میرا بھیجا چاٹ لیا۔ اب میں کسی کو کیا بتاؤں؟ وہ بارات کی صبح چمک چمک کر بولتے ہوئے اپنے ٹھوسے ہوئے بیگوں میں مزید کپڑے ٹھونستی جا رہی تھی۔ بچی ہوش کر، شادی والا گھر ہے، بیٹھے بٹھائے کیوں فساد ڈال رہی ہو؟ سب بتا تو دیا ہے، جہاں اتنے دن صبر کیا، چند گھنٹے اور گزار لے میری بچی۔ تو بہت سمجھدار ہے۔ اگر تو ایسے کرے گی تو میں شریکوں سے کیا توقع کروں؟ چل غصہ تھوک دے، اور فیصل، کاشف، جا بہن کو تھوڑی شاپنگ کرا لا، بچوں کو ایک ایک ریڈی میڈ سوٹ دلا دو جا کر۔ اس نے روٹھی شازیہ کو باہوں میں سمیٹتے خوب مسکا لگایا۔ واہ، کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ یہ ہر جانے بھی بھائی صاحب ہی بھریں جنہوں نے آج خزانے پر ہاتھ صاف کرنے۔ کاشف تو پہلے دن سے اویس کے خلاف ہوا تھا، ابھی تک بگڑا بیٹھا تھا۔ دیکھ رہی ہو اس کو؟ ارے میں کس کس کو رہوں؟ کیا کر ڈالا میرے بچے نے؟ سارے اس کے خلاف بھرے بیٹھے ہیں۔ شادی کر رہا ہے نا، کسی کو قتل تو نہیں کرنے جا رہا، یہ لڑکی بھگا کر تو نہیں لا رہا؟ الٹے دماغ کے تم لوگ۔ اماں بس کریں نا، کیوں تماشا بنوائیں گی؟ ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ اچھا سوری بھائی، معاف کر دیں۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کاش کہ خود لینے کے دینے پڑ جاتے تھے۔ اماں کے واویلے پر ابا جی بھی آ گئے۔ انہوں نے 2 گالیاں دینی ہیں کہ سارا لشکر پناہ کی تلاش میں بھاگ نکلے گا۔ آدھے گھنٹے میں اماں راضی ہوئیں۔ شازیہ اور اس کے بچوں کو شاپنگ بھی کرانا پڑی، اور اویس میاں دوپہر کو پارلر چلے گئے تھے۔ کیا لڑکیوں کی طرح تیار ہونے چل پڑیں؟ بیوٹی پر بھروسہ کریں نا، فیصل نے ٹوکا۔ بیوٹی پر تو بھروسہ ہے یار، اس بیوٹی کو منوانا بھی پڑتا ہے۔ وہ آج فل مستی کے موڈ میں تھا۔ شادی کا فنکشن توقع سے بڑھ کر اچھا ہوا تھا۔ شادی ہال بہت زبردست تھا، کھانا اس سے بھی بڑھ کر۔ ساری برادری والوں کے منہ بند ہو گئے تھے، بلکہ ضرورت سے زیادہ کھل گئے تھے۔ شازیہ، سعدیہ اور نادیہ منہ بسورے اسٹیج کے سامنے والی رو میں بیٹھی تھی۔ ہاں، ہمارا تو کوئی حق ہی نہیں، جیسے ہم بھائی بیاہنے نہیں آئے، کسی شناختی پریڈ میں شرکت کے لیے آئے ہیں کہ کہیں پہچان کر دھل نہ لیے جائیں کہ دولہا کی بہن نے اتنی تیاری کی تھی، خاک پتہ چلے گا کسی کو۔ نادیہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ سعدیہ بھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد اداسی سے بول پڑتی۔ شازیہ کے تیور البتہ خاصے بگڑ چکے تھے۔ اسے تو اس صدمہ ہی برداشت نہیں ہو پا رہا تھا کہ دولہا کی بڑی بہن ہو کر اسے ادھر بیٹھنا پڑ رہا تھا۔ اس کا شوہر ندیم تو کھانے کے دوران ہی ناراض ہو کر چلا گیا تھا، اور داماد کو منانے کی فرصت نہ اماں کے پاس تھی نہ ابا جی کے پاس۔ وہ تو نئی نویلی رشتہ داریوں میں مگن خوش باش بیٹھے تھے۔ گھر چلنے ذرا، میں 1 منٹ بھی نہیں رکوں گی۔ شازیہ نے منہ پر ہاتھ پھیر کر 7ویں بار اعلان کیا۔ اسٹیج پر اب دودھ پلائی کی رسم ہو رہی تھی۔ ساری رسمیں خدا خدا کر کے ختم ہوئیں، اور بالآخر اس آخری اعلانیہ کا موقع آ ہی گیا، جس کی خاطر سب نے یہ بے نامی کی حد تک برداشت کی تھی۔
चूँकि उवैस और नैना ने जल्द ही बैरून मुल्क चले जाना है और यूँ भी अल्लाह के फ़ज़ल से नैना के ससुराल में किसी चीज़ की कमी नहीं, इसीलिए हमने यही मुनासिब जाना कि कपड़ा लत्ता देने के हम अपनी बेटी को इससे ज़्यादा तोहफ़ा दे दें। ये 50 लाख का चेक हम अपनी बेटी को बतौर जहेज़ देते हैं। वैसे हमारा सब कुछ तो हमारी बेटी का है, मगर दुनियादार की रस्म है, इसलिए सुबहानी साहब ने ऐलान करते हुए चेक सबको दिखाया। तमाम हाजरीन सर उठाकर चेक की ज़ियारत कर रहे थे। उवैस की धड़कनें उथल पुथल हो रही थी, चेहरे का रंग खूब सुर्ख हो चला था, खौफ छुपाई न छुप रहा था। यही हाल अम्मा अब्बा का भी था। लो बेटा, संभालो अपनी अमानत। सुबहानी साहब ने मुड़कर चेक उवैस को थमाया। बल्कि मेरा ख्याल है नैना, तुम ये अपने पर्स में हिफाजत से रख लो। उवैस की कोट की जेब से खुदा न खास्ता कहीं गिर गिरा ना जाए। दूसरे पल उन्होंने चेक नैना की हनाई उंगलियों में थमा दिया, जिसे उसने आहिस्तगी से अपने गोल्डन छोटे से पर्स में रख लिया। उवैस का जी चाह रहा था कि नैना का पर्स लेकर भाग जाए। बस भाई साहब, रात काफ़ी हो चुकी, अब हमें इजाज़त दीजिए। अम्मा दूसरे पल उठ खड़ी हुई। रुखसती में आधा घंटा लगा, फिर भी घर पहुँचते पहुँचते 2 बज गए। ओफ, थक गए, अब तो बस बिस्तर चाहिए। अम्मा ने तीनों बेटियों के सूजे हुए चेहरे देखकर खुद पर शदीद थकन तारी कर ली। मैं चली जाऊं, फिर जी भर कर थकन उतार लीजिएगा, शाजिया कहते अंदर कमरे में अपना सामान लेने चली गई। जब वापस आई तो अम्मा के खर्राटों से कमरा लरज रहा था, वो भी गुस्से से वहीं ढेर हो गई। नैना, मैं कितना लकी हूँ जो मुझे तुम जैसी हसीन इतनी प्यारी दुल्हन मिली। मैं तुमसे पहले भी 2-3 बार मिल चुका हूँ, मगर मुझे पता नहीं था कि तुम दुल्हन बनकर इस दर्जा क़यामत ढाओगी। उवैस नैना का नाजुक सा हाथ थामे कह रहा था, मेरी तरफ नहीं देखोगी क्या? वो इसके चेहरे के पास झुक कर बोला, देखो ना। वो बदस्तूर नज़रें झुकाई बैठी थी। ओह, याद आया, तुम्हारा रोनमाई का गिफ्ट। मेरा ख्याल है इसके बाद देखोगी। कहते इसने कोट के अंदरूनी जेब से छोटी सी सुर्ख मखमली डिबिया निकाली। ये मेरी जानिब से तुम्हारे हुस्न को हकीर सा नजराना। इसने नाजुक से सफ़ेद रिंग वाली अंगूठी बस इसकी उंगली में डाल ही दी। बहुत कीमती डायमंड लगा इसमें, इसे मैं हमेशा तुम्हारे हाथ में देखूं। इसने इत्तला फराहम करते हुए फरमाइश की। अच्छा यार, ज़रा हमारा तोहफ़ा भी तो दिखाओ ना। इससे मज़ीद सब्र मुहाल हो रहा था। कौन सा तोहफ़ा? बेहद हसीन आवाज़ में इसने शर्म से बोझल पलके उठाकर पूछा। एक पल को तो वैस मबहूत रह गया। जो अंकल ने गिफ्ट दिया है वो चेक। इसने नीना की गोद में पड़े गोल्डन पर्स को ललचाई हुई नज़रों से देखा। जी? इसने जी तो कह दिया, मगर पर्स की तरफ हाथ नहीं बढ़ाए। फिर जी? यार खोलो ना इसको। बेतकल्लुफ़ से हाथ बढ़ाकर खुद पर्स उठाकर खोलने लगा। उसने जल्दी से पर्स पकड़ लिया। दिखाती हूँ ना, इसने नज़ाकत से कहते हुए पर्स हौले से खोला। ओफ़ो! अचानक लाइट चली गई। एक पल को हर तरफ घुप अंधेरा छा गया था। मेरा ख्याल है कि मेरा तोहफ़ा तो रहने ही दो, वो तो खूब सारी रोशनी में देखने वाला है। हमारी मोहब्बत को इस वक्त वाकई वापडा की इस रज़ाकाराना ताउन की सख्त ज़रूरत थी। इसके शरारत भरे लहजे में कहे गए जुमले पर नीना सिमट कर रह गई। अगली सुबह अच्छी खासी हंगामा खेज थी। शाजिया आपा सामान समेटे, बैग बांधे, गहरी नींद से आधे जागे आधे सोए बच्चों को दाएं बाएं गोद में चढ़ाई जाने को तैयार बैठी थी। इसके तेवर इंतहाई ख़तरनाक लग रहे थे। काशिफ, काशिफ उठो, मुझे रिक्शा ला कर दो। इसने एक टांग सोफे पर एक कारपेट पर फैलाए बेसुध सोए हुए काशिफ को झिंझोर डाला था। क्या वो गया? छापा पड़ गया? ले गए भाई को? पुलिस आ रही थी। वो इसी तरह झिंझोड़ने पर हवन्नों की तरह लाल सुर्ख आंखें लिए इधर उधर देखता सीधा खड़ा हो गया। हाँ, पड़ गया छापा। जब पड़ गया ना, सारी चालाकियाँ धरी की धरी रह जाएंगी तुम लोगों की। जिस तरह कल हमारी बेइज्जती की गई है ना, तोते की तरह सारे फंक्शंस में आंखें फेर कर हमें नज़रअंदाज किया गया है, तो वो तो छापा पड़ गया। तुम लोगों ने भी तो इसी तरह जाने से साफ इनकार कर देना है। सुन लो। शाजिया ने इसका बाजू पकड़कर ज़ोर से हिलाया। वो नींद में खड़ा झूम रहा था, धड़ाम से नीचे गिर गया। ए बच्ची, खैर की ज़ुबान बोल, क्यों मुंह से सुबह सुबह मनहूस कलमे निकाल रही है? भाई है तेरा कोई खुदा न खास्ता दुश्मन नहीं है जो तो यूँ बोल रही है? अम्मा से शाजिया की बकवास ज़्यादा देर बर्दाश्त ना हो सकी तो सोने की एक्टिंग ख़त्म करते हुए बोल ही पड़ी। ऐसे होते हैं भाई। वो भी हाथ नचा कर बोली। यही तो वो काफ़ी देर से चाह रही थी कि अम्मा से पंगा हो और खूब ठोक बजा कर हो। अनोखी शादी हुई इसकी क्या ज़माने में। ऐसा क्या कर दिया इस गरीब ने कि सारा ज़माना इसके पीछे ही पड़ गया। अम्मा की नज़रों के सामने तो अभी तक वो 50 लाख का चेक घूम रहा था। ज़माने की तो मुझे ख़बर नहीं अम्मा। अपने इर्द गिर्द से आपकी ऐसी बेखबरी भी अच्छी नहीं। आपके बेटे ने तो ड्रामा करके अपनी ज़िंदगी संवार ली और मेरी उजाड़ने में कोई कसर नहीं रखी। क्या हो गया अपा? क्यों रो रही हो? 2-4 दिन तो रह गए इस महल में ऐश करने के। जी भर के सोने दो, फिर इसे मच्छरों गंदगी कछार में जाना और कितने दिन फाके के बाद
जो मच्छरों ने इंतकाम लेना है अलामा। फैसल ने सीधा होते हुए खूब लंबी सी अंगड़ाई ली। एसी की हल्की हल्की खून की जिस्म को सुकून दे रही थी। सो लो, जी भर कर सो, मरो। मेरी ज़िंदगी एक तो सत्यानाश कर दी तुमने। इसने ज़ोर से दुपट्टे से अपना मुंह रगड़ा। क्या मनहूसों की तरह उल्टी सीधी बके जा रही है, कुछ पता भी तो चले। अम्मा गुस्से से बोली। ख्याल आ गया पूछने का? शाजिया चमक कर बोली। पूछ लो तब शामत, ना पूछो तब कयामत। बीबी तुम्हारा तो किबला ही उल्टे रुख है। मैं अब क्या कहूँ, अम्मा ने कुछ आजिज़ी से कहा। सादिया और नादिया भी उठकर बैठ गई थी। हाँ हाँ, अब तो हमारा बोलना भी कयामत, ना बोलना भी शामत, ऐसे गैर हो गए हम। इस दिन को जन्म दिया था अम्मा ने हमें। वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। क्या आफत आ गई सुबह सुबह, ये कौन मनहूस इतनी बुरी आवाज़ में रो रहा है। 3-4 गालियाँ बकते अब्बा जी अपने कमरे से बाहर निकल आए। सुन लिया, अब कोई कसर रह गई है मेरी और बेइज्जती की। गैर तो थी ही, अब मनहूस भी हो गई। अब रोने की भी इस घर में इजाज़त नहीं। वो और शिद्दत से रोने लगी। अब्बा जी के तो गोया हाथों के तोते ही उड़ गए। आज तो बहुत ही गलत मौका पर उनकी ज़ुबान फिसली थी। अम्मा ने खा जाने वाली नज़रों से अब्बा जी को घूरा। अब उनकी समझ में ना आया कि दरवाजे के बीचों बीच यूं ही खड़े रहें या अगली बमबारी से बचने के लिए रफू चक्कर ही हो जाएं। अरे मेरी बेटी, हौसला कर, खामखा खुद को हलकान कर रही है। क्या बात है, कुछ मुझे भी तो पता चले। तुझे क्या बात बुरी लगी? यूँ रोने से तो कुछ नहीं होगा। घर मेहमानों से भरा पड़ा है, रात को वलीमा है, दुल्हन अंदर है। इसके कानों में इस फजीते की आवाज़ पड़ी तो क्या सोचेगी। अम्मा को बिलाखिर अपनी जगह से हिलना ही पड़ा था। शाजिया को गले लगाने की कोशिश की, उसने माँ के बाजू झटक दिए। रहने दें, दुल्हन के सुन लिए जाने का डर है। वो मुझे धक्के देकर निकाल दें। मेरा मियाँ तो पहले ही जा चुका, कल रात को भरी बारात से उठकर चला गया। किसी सास साले ससुर को तौफीक ना हुई इसकी जाकर खबर ही ले लें। आपको मेरी ज़िंदगी की परवाह नहीं तो मुझे भी आपकी फ़िक्र नहीं। सुन लिया। वो भी अम्मा और अब्बा जी की बेटी थी। उवैस आंखें मलता गिरता पड़ता अंदर कमरे में दाखिल हुआ। शाजिया की गूंजदार ललकारें तो सारे घर में गूंज रही थीं। सत शुक्र, नैना अभी तक सो रही थी। क्या हुआ? उवैस का ये पूछ लेना कयामत हुआ। अम्मा ने सादिया को इशारा किया कि जाकर दुल्हन के कमरे के बाहर पहरा दे, कहीं वो भी इस हंगामा आराई में हिस्सा लेने के शौक़ में न चली आए। फिर दुल्हन का नाश्ता भी आ गया। इसकी 2 कज़न्स ड्राइवर के साथ आई थी, लेकिन घर का सर्द और खिंचखिंचा माहौल देखकर वो थोड़ी देर में वहाँ से चली गई। जाके बाप के साथ बहनोई को मना कर ला। अब क्या बीवी के चरणों में पड़ने जा रहा है? आ गई घर, मिल गया है चेक, अब क्यों मरा जा रहा है। उवैस कमरे की तरफ बढ़ा ही था कि अम्मा ने पीछे से इसकी कमर में एक ज़ोरदार धमोका जड़ा। अम्मा हद होती है किसी बात की, कुछ तो ख्याल कर लिया करें। अच्छा खासा बुरा मान कर बोला। अम्मा का हाथ भी तो ठीक ठाक भारी था। हाँ हाँ अम्मा, ख्याल करें। ये रात ही के तो अमेरिका के सदर मुंतखब हुए हैं। 1 अरब की उनकी लॉटरी निकल आई। किसी जिन ने थाली में सजा कर इन्हें वज़ारत उज़्मा पेश कर ही दी, और आप अच्छी खासी बेतकल्लुफ़ी का मुज़ाहिरा फरमा रही हैं इनसे। काशिफ अम्मा को और मसाला लगाते हुए बोला। लॉटरी निकल आई है तो इसको इस्तेमाल भी करे। तावीज़ बनाकर बैठा है निरा कागज़ का पुर्जा लेकर। हमारे सरों पर नाचने की ज़रूरत नहीं। वलीमा भुगता कर कल सुबह इस चेक को कैश करा। परसों शाम तक ये ताजमहल खाली ना किया तो अगले महीने का किराया भी पड़ जाएगा। तुझे याद है? बाकी के तमाम अखराजात भी। या नई नई बादशाहत के सुहाने सपने में सभी भूल भाल गया। अम्मा ने इसे कंधे से पकड़कर पूरा ही घुमा डाला और जाकर बाप के साथ बहनोई को मना कर ला। 5 मिनट में कपड़े पहनकर वापस आ, वरना अम्मा के वरना क्या क्या मतलब है इसे अच्छी तरह पता था। वो वाकई 5 मिनटों बाद अब्बा जी के साथ नदीम भाई को मनाने जा रहा था। फिर वो सारा दिन इन्हीं चक्करों में गुजर गया। 3 घंटे तो नदीम को तलाश करने में लग गए। वो दोस्तों की तरफ जा छुपा, फिर उसे बमुश्किल राज़ी किया। फिर इसके अम्मा अब्बा को मनाया। अगली पिछली तमाम करदा ना करदा गलतियों की हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। तब वो लोग चलने पर हुए। अब्बा जी और उवैस जब तैयार होकर हाल में पहुंचे तो स्टेज पर तैयार पिंक शरारे में ढेर सारी ज्वेलरी और खूबसूरत मेकअप के साथ सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थी। इसके ससुराल वाले भी आ चुके थे। खाना सर्व हो चुका था। तूने चेक कैश करा लिया? अब्बा जी ने सरगोशी की। सारा दिन तो आपके साथ रहा हूँ, मैंने क्या सुलेमानी टोपी पहनकर चेक कैश कराना था? वो जल कर बोला। हाल का किराया देना है, कल मालिक मकान भी फारिग करो वरना अगला महीना शुरू। गाड़ी, ड्राइवर, कारपेट, क्रॉकरी। अब्बा जी प्लीज़ मुझे कुछ देर तो सुकून लेने दें। सुबह से ख्वार हो रहा हूँ। बुड़बुड़ाता हुआ स्टेज की तरफ बढ़ गया जहाँ सुबहानी साहब और इनकी बेगम इसे प्यार करने को बेताब बैठे थे। कल बारात में तो ससुराली अजीज़ इतने नहीं लग रहे थे। आज तो हाल में जैसे किसी जलसे का गुमान हो रहा था।
इसने माथे पर आया पसीना जबरन मुस्कुराते टिश्यू में जस्ट किया। अब्बा जी सही कहते हैं, अच्छा खासा बिल बन जाना। वो परेशान नज़रों से हाल में भागते दौड़ते अनगिनत बच्चों को देख रहा था। 2-3 बार गिनने की कोशिश भी की। होटल वालों ने पर हेड बिल लेना था, वह यहाँ तो इसे हेड ही हेड नज़र आ रहे थे। चलो बेटा, आपने भी हमारे साथ चलना है, सुबहानी साहब ने इसे कहा था। इसने सर हिलाया। इसका खदशा दुरुस्त निकला। कोट पैंट्स की सारी जेबों और सलामी के लिफाफों में से पैसे निकाल कर देने के बावजूद 10,000 कम पड़ गए थे। बमुश्किल एक दोस्त की ज़मानत पर होटल वाले अगले एक दिन तक की मोहलत पर राज़ी हुए। वो नैना के साथ ही आया था, मगर अब जैसे नई नवेली खुशी एक का रंग फीका सा लग रहा था। इसको तो हर तरफ बिल ही बिल नज़र आ रहे थे। कल हर हाल में चेक कैश करा के अपना दिमाग हल्का करना है। इसने कनखियों से नैना के गोल्डन पर्स को घूर कर देखा। रात को बहुत देर तक इसके रिश्ते की सालियाँ, दूसरी कज़न्स उनके कमरे में डेरा डालकर बैठी रहीं। वो खूब गपशप के मूड में थी। उनकी गुफ्तगू और फजूल कहकहों के दौरान ही वो सो चुका था। जब इसकी आंख खुली तो सुबह के 11 बज रहे थे। वो अच्छा खासा शर्मिंदा हो गया। नैना तैयार होकर इसके उठने के इंतज़ार में बैठी थी। उठे ना, सब नाश्ते पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। शर्मा कर इसके पास आ बैठी। तुमने मुझे रात को जगाया क्यों नहीं? इसे कुछ नदामत से हुई। आप इतनी गहरी नींद सो रहे थे, मुझे जगाना अच्छा नहीं लगा। अब प्लीज़ जल्दी से फ़्रेश होकर आ जाएं, वो कहकर उठने लगी। अरे चली कहाँ, पहले तुम्हारे इतने हसीन नज़ारे से अपनी बसारतों को तो फ्रेश कर लूँ फिर। इसी वक्त किसी ने ज़ोर से दरवाजे पर दस्तक दी। वो जल्दी से उठकर बैठ गया। आ जाओ प्लीज़। अब किसी के पुकारने पर नैना जल्दी से इसे वाशरूम की तरफ जाने का इशारा करके बाहर निकल गई। वो मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। शाम को इनकी वापसी हुई। अम्मा और अब्बा जी से लेने आए थे। दोनों के मूड कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। जैसे वो घर में दाखिल हुआ, अम्मा ने इसे कमरे में जाने से रोक दिया। नैना अंदर जा चुकी थी। वो कोठी का मालिक आया था, कह रहा था परसों शाम 6 बजे तक अगर आप लोगों ने घर खाली नहीं किया तो सिक्योरिटी ज़ब्त कर लेगा। और ये बिल भी थमा गया। सिर्फ बिजली का एक बिल ही 20,000 में। और प्लीज़ अम्मा, आज नहीं कल सुबह बात कीजिएगा। वो इन्हें टोक कर फ़ौरन कमरे में घुस गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा जी भर कर बदमज़ा हुई। दिल तो चाहा दरवाज़ा पीट डालें, फिर कुछ सोचकर ज़ब्त कर गई। नैना यार, वो चेक तो देना, अपने अकाउंट में जमा करवा दूँ, वहाँ से वो मेरे इंग्लैंड के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगली सुबह नाश्ते के बाद इसने सरसरी लहजे में वो चेक तलब किया। अच्छा, मैं ज़रा तैयार हो लूँ। पीच कलर के सूट के साथ मैचिंग मेकअप करते हुए मसरूफ़ लहजे में बोली। वो इंतज़ार में बैठ गया। तुम्हारे पापा को फ़ोन है। थोड़ी देर बाद अम्मा कमरे में आकर बोली तो वो फ़ोन सुनने चली गई। ले लिया चेक? अम्मा ने आहिस्तगी से पूछा। अभी लेता हूँ, अभी लेता हूँ, अभी लेता हूँ। 4 दिन हो गए इस तमाशे को। मैं अपना सामान बांध चुकी हूँ, बल्कि ड्राइवर एक फेरा भी लगा आया है, दूसरा वो इधर ही लगा आएगा। दोपहर का खाना खाते ही हम तो जा रहे हैं, अब तुम खुद निमटना। हद होती है अम्मा बेलिहाजी की भी। गुस्से में भड़कने को तैयार था कि नैना आ गई। अम्मा गुस्से से सर हिलाती बाहर निकल गई। चलो वैस, कहीं आउटिंग पर चलते हैं। वो एक नाज से इसके कंधे पर हाथ रखकर बोली। हाँ चलो। किसी गहरे ख्यालों से चौंका नैना ने वही पर्स उठाया। दोनों आगे पीछे बाहर निकल गए। यार वो चेक तो दो निकाल कर। बाहर आते हैं तो बैंक में जमा करवा दूँ। इतनी बड़ी रकम का चेक यूँ लिए फिरना तो मुनासिब नहीं। घर की सड़क से आगे निकलते ही वो बोला। हाँ अच्छा, क्या मतलब भाई, मुझे निकाल कर दो। हाँ अच्छा क्या? इसे गुस्सा तो बहुत शदीद आया था। वो अवैस, वो चेक तो क्या हुआ? चेक? इसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। वो पापा के घर है, कल इधर ही भूल आई थी। कल परसों, बल्कि आज लेकर आएंगे। कल परसों या आज? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? गुस्से में बोला। नैना के चेहरे का उठता रंग देखकर धीमा पड़ गया। यार मुझे आज ही चाहिए, तुम समझती क्यों नहीं? अच्छा कल ले लेंगे। नहीं, आज और इसी वक्त हम चलते हैं। साथ ही अंकल आंटी से मुलाकात भी हो जाएगी। इसे शाम में गाड़ी भी वापस करना थी। जेब में सिर्फ 200-250 रुपये थे। वो बैठी होंठ काटती रही और वो गाड़ी चलाता रहा। कोठी के करीब पहुंचकर वो गाड़ी टर्न करना ही चाहता था कि वो बोल पड़ी। मामा और पापा इधर नहीं हैं। फिर कहीं बाहर गए हैं? गाड़ी रोकते हुए बोला। नहीं, वो शायद रो रही थी। क्या हुआ? खैर तो है? वो परेशान हो उठा। उवैस कुछ कहते कहते रुक गई। क्या? कहो ना। आप गाड़ी मोड़ें। चंद लम्हों के तवक्कुफ़ के बाद फैसला कुन अंदाज में बोली। किधर? जिधर मैं कहूँ। और वो जिन रास्तों पर इसे ले जाती रही, उवैस के हाथ पांव ठंडे पड़ते गए। वो धर्मपुरा की इंतहाई गुंजान आबाद इलाका था, जिसकी तंग गली में गाड़ी ने मज़ीद आगे जाने से इनकार कर दिया था। आए मेरे साथ।
वो गाड़ी से उतरते हुए बोली, फालसा, ठंडा मीठा फालसा। फालसे की रेडी वाला पास से हाँक लगाता इन दोनों को घूरते हुए गुजरा था। टूटी फूटी तंगो तारीख गली जिसको दोनों साइडों पर गलाजत से खुली नालियां दावत नज़ारा दे रही थी। पुरानी वार्निश का दरवाज़ा जगह जगह से जिसे दीमक चाट रही थी खुला हुआ था। जब नैना अंदर दाखिल हुई, ओवैस की तो ज़बान गोया तालू से चिपक गई। तंग से छोटे से सहन में बान की झलंगा चारपाई पर मिसेस सुभान बैठी भिंडियाँ बना रही थी। लॉन के साल खोलदा उड़े हुए रंगों वाला बेहद मामूली सूट पहने वो घर में काम करने वाली कोई मासी लग रही थी। ओवैस ने तो पहली नज़र में इन्हें पहचाना ही नहीं। जब पहचाना तब भी इसके मुंह से सलाम ना निकला। हवास बाख्ता सी दोनों को देखकर वहीं बैठी की बैठी ही रह गई। आओ बेटा। अम्मा, अब्बा कहाँ हैं? नैना साफ आवाज़ में बोली, आंखों से बहते आंसुओं की नमी आवाज़ में ना घुली थी। अपने स्टोर पर। तुम आओ अंदर बैठो बेटा। नैना अनसुनी करते अंदरूनी कमरे की तरह बढ़ी। वो वहीं पत्थर का बुत बना खड़ा रहा। अम्मा, और कोई धोने वाला कपड़ा तो नहीं? सीढ़ियों के ऊपर से किसी ने झांक कर पूछा। ओवैस ने स्पार्ट नज़रों से देखा। वो नैना की कज़न पता नहीं कौन थी। ओवैस को देखती सीढ़ियों पर झुकी की झुकी रह गई। चलें? नैना बाहर आकर ओवैस से बोली। कहाँ जा रही हो? अभी नहीं जाना, बैठो ना। मिसेस सुभानी तेज़ी से उठकर लपकी। अपनी किस्मत का फ़ैसला सुनने मत रोके मुझे, वो सख्ती से कहते हुए बाहर निकल पई। ओवैस की रोबोट की तरह कदम जमा जमा कर आगे बढ़ रहा था। वापसी का सफ़र बेहद खामोशी से कटा। सिर्फ नैना की मुंह से निकलने वाली सिसकी की आवाज़ थी जो सुनाई दे जाती थी, और फिर इसके आंसू भी थम गए। सिसकियाँ दम तोड़ गई। गाड़ी मिस्री शाह के अंदरूनी मोहल्ले में दाखिल हुई थी। फिर एक तंगो तारीख गली में बने वो सीधा साल खोदा उखड़े हुए सीमेंट वाली दीवारों के घर में, जिसके सहन में नीम के दरख्त तले अम्मा बैठी पालक के पत्ते तोड़ रही थी। इन दोनों को आते देख कर कुछ हैरान सी रह गई। सादिया झाड़ू लिए सफाई कर रही थी और नादिया पोछा लगा रही थी। 2 चेक मुझे, वो सहन के बीचों बीच रुक कर सद लहजे में बोला। नैना ने कांपते हाथों से पर्स खोलकर तयशुदा चेक बाहर निकाला। इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा धोखा, मैं ही मिला था तुम लोगों को इस फ्रॉड के लिए। वो चेक देखते ही ज़ोर से चीखा था। 50 लाख के कितने ही ज़ीरो गायब थे, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो चेक इसका मुंह चढ़ा रहा था। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? अब क्या गज़ब हो गया? अब्बा जी अंदरूनी बैठक से निकले थे। गज़ब है गज़ब, धोखा है अम्मा ये। इसने उसकी तरफ इशारा किया। ये मक्कार लड़की किसी मिल ऑनर की बेटी नहीं, ये तो एक बेहद मामूली स्टोर कीपर की, धर्मपुरे की इंतहाई घटिया घर में रहने वाली अम्मा। उन्होंने ऐसी मक्कारी की, क्या आपकी चाल आपके मुंह पर मार दी? आपका धोखा, आपकी नीयत का खोट आपको दिखाया। कैसा लगा भैया जानी? इसको कहते हैं नहले पे दहला। काशिफ हस्बे आदत तंज करता नमदार हुआ था। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा, निकल जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। ओवैस के ख्वाबों के सारे महल धड़ाम से चकनाचूर हो गए थे। मुझे माफ़ कर दें ओवैस, खुदा के वास्ते, मेरा कोई कसूर नहीं। वो रोते हुए इसके आगे हाथ जोड़कर बोली। अम्मा, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। इन 50,000 रुपयों में मैं क्या करूँगा? मेरे सारे ख्वाब। अम्मा, इसको धक्के देकर निकालो अम्मा। वो अपने बाल नोच रहा था। किसने कहा था झूठे ख्वाब आंखों में सजाएं? ये देखें, सच ये होता है, सच। फैसल ने एक लिफाफा इसकी आंखों के आगे नचाया। आपका अपॉइंटमेंट लेटर आया, इसी 5,000 की नौकरी का, जिसका आप 1.5 माह पहले इंटरव्यू देकर आए थे। मेरे भैया, हम जैसों को तकदीर समझाती है, ज़रा हौले हौले चलो। अम्मा, मैं पागल हो जाऊंगा, इतनी बड़ी गेम 9.5 गेम हो गई। कुड़ी शहर जाके मेम हो गई। चलो जी, छुट्टी हुई। सादिया ने हाथ में पकड़ा झाड़ू सामने फेंका। अम्मा, इसको कहें मेरे पास से अपनी शक्ल लेकर दफ़ा हो जाए, वरना मैं भी इसको तलाक। उवैस, अब्बा जी ने इसके मुंह पर थप्पड़ मारा। आज पहली बार उनके मुंह से गाली नहीं निकली थी। बेशरम, बेगैरत, शादी ब्याह को तूने खेल समझ रखा है, कलमे का मजाक उड़ाता है। अपनी नाकाम हसरतों का इल्ज़ाम दूसरों के सर धरते हड हराम निकम्मे, तूने हाथ पैर तोड़कर ऐश करना चाहे, अब इस फरेब पर बरसता है। अम्मा, मुझे माफ़ कर दें, मैंने बस वही किया जो मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे कहा था। अम्मा, बेटियां पैदा होती मुजरिम हो जाती हैं। अम्मा अब्बा भी क्या करते, मैं अकेली तो नहीं, मेरे बाद 3 और। अम्मा, मुझे माफ़ कर दें। गिड़गिड़ाते उनके कदमों पर झुक गई थी। बदनसीब है, कोई बेटियों को बार कहता है? हमसे पूछ कर देखो, बेटियां तो राहत होती हैं। जब ये बेटे आंखें फेर लेते हैं तो बेटियां आंखों की ठंडक बनती हैं। बस मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। मैं क्या करती, मेरे पास कुछ रकम और भी है। और अम्मा, मैं स्कूल में जॉब भी करती हूँ। 2 माह की छुट्टी ली थी मैंने। 4,500 तनख्वाह है मेरी, तो मसले कुछ तो हल हो ही सकते हैं। और अगर हम दोनों मिलकर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें।
وہاں اس کی خونخوار نظروں سے گھبرا کر وہ اماں کی طرف کھسک گئی۔ بھیا آپ کو تو اس ڈرامے کی مہنگائی اتنی اچھی کارکردگی پر ایوارڈ ملنا چاہیے، اور یہ ہے آپ کا ایوارڈ۔ نادیہ نے نینا کو پکڑ کر اویس کے سامنے کر دیا تو بے ساختہ اس نے منہ پر ہلکی سی مسکراہٹ لے ہی آیا۔ بھیا فکر کیوں کرتے ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، خدا کا شکر ادا کریں آپ کو انجام کے طور پر ایوارڈ ملا ہے۔ اگر جو دھوکہ دہی پر FIR کٹ جاتی تو سوچیں کہاں جاتے وہ سارے ڈائلاگ، اور آپ تو بس سلاخوں کے پیچھے ہوتے۔ اماں کی گھوری پر سعدیہ نے بے ساختہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ میرا مطلب ہے انگلینڈ میں یا پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے کاشف بھی رہ نہ سکا، اللہ نہ کرے۔ نینا کے منہ سے بے اختیار نکلا تو سب ہنس پڑے اور وہ شرما کر اماں کے پیچھے ہو گئی۔ اویس اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو پرشوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں زندگی کا فلسفہ آ گیا تھا، اچھی زندگی حاصل کرنے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں، محنت اسے اب کرنی تھی، مگر نیک نیتی کا صلہ خدا نے اسے اتنی خوبصورت سمجھدار بیوی کی شکل میں عطا کر دیا تھا۔ اس نے بہت سکون سے اپنا سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ بہت دنوں بعد تو اسے سچی زندگی اور اس کے حسین رنگ نظر آئے تھے۔ یہ خوبصورت سی کہانی یہیں پر تمام ہوئی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ پاک حافظ۔